लबोलबाब यही है हयात साहब का भी कि एक अवधारणा जरूर बनेगी और वो अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण होगी 2027 को लेकर और आगे विपक्ष की जो राजनीति है। मनीष शर्मा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। मनीष शर्मा, जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा, एक तो मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर होगा। आज पूरे देश में सारे जो मीडिया संस्थान हैं, मैं देख रहा था दोपहर बाद से, जब से कांग्रेस का आधिकारिक बयान आया, तो सब कांग्रेस सब जगह है कि भाई कांग्रेस मिट गई, कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस निपट गई, कांग्रेस सरेंडर है। हम देख रहे हैं पूरे जो सारे चैनलों में, सारे जो मीडिया के जो मुख्य माध्यम है, सब कांग्रेस पर ही केंद्रित हैं। तो एक तो उत्तर प्रदेश में जैसा बड़ा राज्य, वहाँ कांग्रेस की ये दयनीय स्थिति, क्या पार्टी के लिए आगे क्या संदेश, क्या संकेत? और दूसरा ये है कि इन चुनावों में भी जैसा कि परसेप्शन संविधान पर खतरा, दलित वोटर, मुस्लिम वोटर, इसके मुतालिक भी, इस नज़रिए से भी इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? जी, पहले तो मैं कांग्रेस वाले सवाल पे मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि बेसिकली हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस वाले सवाल को, बल्कि कह लीजिए कि वो करेक्ट किया है। मैंने उसको आप इस रूप में अगर देखें, कांग्रेस की बिहार में जो स्ट्राइक रेट है, यूपी में जो स्ट्राइक रेट है, या अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ है जो उनका स्ट्राइक रेट है, इस वास्तविकता को शायद कांग्रेस भी समझने लगी और इंडिया गठबंधन भी ये समझाने में कामयाब हुआ है कि अभी उत्तर प्रदेश में और बिहार में आप जितना सीटें वो ले लिया करते थे विधानसभा में, आपने बिहार का देखा होगा, बहुत ही खराब, मैंने उनको जितनी सीटें उन्होंने दे दिया था वहां इंडिया गठबंधन ने, तो उसमें उनको बहुत ही खराब रिजल्ट आए थे। हाँ, अगर कांग्रेस उतनी सीटें नहीं लड़ती तो तेजस्वी यादव 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके होते अब तक। और दूसरा हम कह रहे हैं कि अभी कश्मीर में हमने देखा कि 37 सीट दे दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को और सिर्फ 6 सीट जीत पाई, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 55 सीटों 57 सीटों में 34 सीटें 33 सीटें जीत लिया। तो मेरा आपसे ये कहना है कि मैं समझता हूं कि ये स्मार्ट मूव है, ये बेसिकली इंडिया गठबंधन का एक बेहतरीन कह लीजिए, और कांग्रेस अगर इसको स्वीकार कर रही है, अगर स्वीकार करके की है, बहुत नकारात्मक नहीं गई है अगर, और उसने अगर एक्सेप्ट किया अपनी वास्तविक स्थिति को अभी, तो ये उसके अपने भविष्य के लिए भी अच्छा है और ये इंडिया गठबंधन के लिए भी अच्छा है। तो मैं तो समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश में जो ये अभी 9 सीटों पर सपा लड़ने जा रही है, इसने एक तरह से बीजेपी को झटका लगा। इसको हमको लगता है कि इस रूप में देखना चाहिए। अब अलग बात है कि मीडिया कांग्रेस खत्म हो गई, फलाने हो गई, वो हो गई, अब इसके जरिए कि नैतिक रूप से डिमोरलाइज करने की जो एक कोशिश है, उसका कोई बहुत मतलब नहीं रह गया, कोई उसका संदर्भ नहीं चलने वाला है, बल्कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, या बीजेपी के समर्थकों को, उनकी समर्थक मीडिया के लिए भी चिंता का विषय है। ये जो हुआ है अभी, ये पच नहीं रहा है आमतौर पर लोगों को। ये लग रहा था कि अंतर विरोध ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन वो ज्यादा हमको लगता है कि बेहतरीन ढंग से उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में मैनेज हुआ है और हमको लगता है कि आगे भी ये बात रहेगी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि 2024 में हम सब जानते हैं कि सामाजिक अस्मिता का सवाल सेंटर में आ गया, संविधान का सवाल सेंटर में आ गया था और धार्मिक अस्मिता का सवाल सेकेंडरी में चला गया था, वो बहुत सेंटर पॉइंट नहीं रह गया था। उसी के चलते आपने देखा अयोध्या में जो हश्र हुआ है, जिसकी बहुत जबरदस्त अभी उसका माइलेज लेने की कोशिश कर रही है विपक्ष। तो मेरा ये कहना है कि क्या कोई नैरेटिव में बदलाव आया है क्या यूपी में? अगर आप इस पे नजर डालें पिछले लोकसभा के बाद, तो ऐसा कुछ भी आपको कोई नया कोई ब्रेक थ्रू किया है क्या बीजेपी ने? कोई ऐसा कोई बड़ा बदलाव किया है क्या उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसी नई चेंज हुई है क्या? या गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसमें कुछ ऐसा कुछ खराब स्टैंड लिया है क्या किसी खास मसले पर? तो हम समझते हैं कि उस नैरेटिव में जो सामाजिक अस्मिता प्रधान तत्व बना था, जो संविधान प्रधान तत्व बना था, और जो दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के बीच की जो एकता बनी थी, उसमें कुछ भी परिवर्तन होता हुआ हम अभी तक नहीं देख पा रहे। तो मैं तो समझता हूं कि ये बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मिल्कीपुर हम भले मान लें, सारे लोग मान लें कि टेक्निकल कारणों से नहीं लड़ रहे, लेकिन ये बहुत पछने वाली बात नहीं है। मिल्कीपुर नहीं लड़ना चाहती है बीजेपी, ये मैसेज चला गया, ये परसेप्शन चला गया है सोसाइटी में, और ये एक तरह से कॉन्फिडेंस लो होने का परिणाम है। पहला ही झटका बीजेपी को ये कि मिल्कीपुर नहीं लड़ रहा,
यानी कि फिर से दोहराए जाने का खतरा है फैजाबाद में, अयोध्या में। ये टेक्निकल मामला बहुत चल नहीं रहा, ये लॉजिकल नहीं रह गया। ये आप हो सकता है टेक्निकल मामला हो भी, लेकिन सोसाइटी में एक परसेप्शन चला गया कि मिल्कीपुर बीजेपी ने जानबूझ के उसका चुनाव नहीं होने दिया और उस पर लड़ने से बचना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं इस मामले में कि जो धार्मिक अस्मिता का सवाल है, योगी जी ने कोशिश बहराइच के माध्यम से की। मैं उसको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, और बहराइच से उनको माइलेज मिलने के बजाय जितना एक्सपोजर उसका हुआ है, जितना चीजें अंदर से निकल के आई हैं, बीजेपी के विधायक ही वहां उसके खिलाफ चले गए, उस दंगे के खिलाफ चले गए हैं। बीजेपी के विधायक ने ही जो है वहां पे तमाम बीजेपी के नेताओं के ऊपर मुकदमा कर दिया है और ये कहा है कि वो उपद्रव कर रहे थे, डीएम के सामने, हमारे सामने कर रहे थे। और वो जो युवा भाजपा मोर्चा के वो हैं, दो वहां पे जो कारसेवक थे, वो मीडिया को बता चुके हैं कि डीएम एसपी ने हमको 2 घंटे का समय दिया था, हमारे कुछ लोग ठीक से साथ दिए होते तो पूरा बहराइच जल गया होता। तो इतना हमने आज तक नहीं देखा, बहुत सारे चीजें हुई। तो मेरा कहने का इस पर यह मतलब है कि बीजेपी के अंदर से भी कुछ लोग हैं जो बीजेपी को डेंट लगा रहे हैं। ये जो अपर लेवल पे और लोअर लेवल पे जो संघर्ष चल रहा है, वो अंतर विरोध बहराइच के माध्यम से आया है और उससे भी बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा। क्योंकि आश्चर्यजनक है, मैं पूरे देश की बात करना चाहता हूं आपसे, कहीं भी अगर इस तरह का दंगे जैसा माहौल बना हो, हमने आज तक नहीं देखा कि बीजेपी का विधायक आकर के और उस दंगे के बारे में इतना खुल करके, इतना बेबाकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा राष्ट्रीय मीडिया के सामने बोल रहा है और अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। क्या किसी विधायक में इतनी हिम्मत हो सकती है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये एक बात और समझ लेनी है, लोकसभा का जो डेंट लगा वो मोदी जी को लगा, और अब ये उपचुनाव में अगर डेंट लगेगा तो ये योगी जी को लगेगा और 27 संकट में पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस बार योगी जी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो सारा श्रेय देना पड़ा मोदी को, वो सारा श्रेय देना पड़ा अमित शाह को, क्योंकि उसमें योगी की कोई भूमिका ही नहीं मानी गई। जनता ने भी ये बात नहीं जनरल माना, सर्वे में भी ये बात आई कि उतना नाराज लोग नहीं है। लेकिन ये जो डेंट लगेगा, अगर उपचुनाव बीजेपी फिर हारती है तो 27 संकट में पड़ेगा। इसका गहरा रिश्ता 27 से ये माना जाएगा कि 2024 कंटिन्यू करना और ये कंटिन्यू 27 तक करेगा, चर्चा चली जाएगी 27 के ऊपर। और इसलिए मेरा ये कहना है कि इसमें ये यूपी का जो उपचुनाव है, ये कुछ किस्म का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ऐसा है जिससे आने वाले समय में 27 के लिए चर्चा शुरू हो जाएगी और अभी से 27 की बात शुरू हो जाएगी। अभी से 27 के बारे में किधर उत्तर प्रदेश की जनता जा रही है, ये बात अभी बहस के केंद्र में आ जाएगा। और हम समझते हैं कि वो धार्मिक अस्मिता वाला सवाल बहराइच के बाद भी अभी पीछे बना हुआ है। सामाजिक न्याय का सवाल, संविधान का सवाल, ये अभी प्रमुख सवाल बना हुआ है। और अंत में ये कहते हुए कि ये बहस अब मोदी जी से योगी की तरफ मुड़ेगी, इसको भी हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ठीक बात है हंसराज।